दोस्तों बचपन में हमें कभी ना कभी हमारे घर वालों ने बिठा के ये जरूर समझाया कि बेटा कभी भी अनजान आदमी से बात नहीं करनी है। लेकिन हम थे बच्चे, बच्चे मन के सच्चे, हमें क्या ही पता, बच्चों के लिए सब अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे अब इस इंटरनेट की दुनिया में बड़े हुए तो हमें पता चला कि यार असल में तो सांप पाल के ही बैठे हुए थे, यहाँ पे उससे भी बड़े सांप है। मतलब वो सांप जो आपके पैसे हड़पने के लिए, आपको बहला फुसला के आपके पैसे खींचने के लिए किसी ना किसी तरीके से नए नए तरीके निकालते रहते हैं, जिन्हें हम स्कैम्स या ऑनलाइन फ्रॉड या कुछ भी आप कह लो। आपके पैसे जाने चाहिए, आपको तेल लगना चाहिए कुल मिला के। अब स्कैम्स या फिर ऑनलाइन फ्रॉड्स काफ़ी सारे तरीके के होते हैं, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन का इस काफ़ी सारे तरीके के हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ऐसे उन 4 से 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडिया में, और हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोगों को एक ना एक इसमें से कोई ना कोई तरीका एनकाउंटर किया हो, और बाकी के जो तरीके हैं वो आप देख के सीख सकते हो, अवेयर रह सकते हो कुल मिला के कि आगे ऐसे चल के किसी भी केस में फंसो ना। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्कैश टेक्स हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला तरीका जिससे ऑनलाइन स्कैम या फिर फ्रॉड होता है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर यानी क्रेडिट कार्ड होता है। अब इसके ऊपर सीरीज भी बनी थी नेटफ्लिक्स पे, जमतारा। आप में से काफी सारों ने देखी होगी, देखी है तो जरूर कमेंट करके बताना। अब बेसिकली उस सीरीज में हमको फिशिंग बताई थी कि फिशिंग से किस तरीके से ये लोग स्कैम्स करते हैं। सीरीज में तो उन्होंने बैंक के ऑपरेटर बन के फोन करा था और बंदों से अपने एटीएम के कार्ड नंबर लिए थे, जिसके थ्रू वो सारे ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर रहे थे। लेकिन ये फिशिंग उन्होंने ओवर द फोन बताई। अब यही फिशिंग ओवर इंटरनेट भी होती है, यानी आप भी ऑनलाइन तब भी आप फिशिंग के शिकार हो सकते हो। अब बेसिकली ऑनलाइन फिशिंग में आपके पास एक मेल आ सकती है या फिर एक फॉरवर्ड लिंक आ सकता है व्हाट्सएप पे, या इस तरीके का कुछ भी आपकी जानी पहचानी कंपनी की तरफ से हो सकता है, और वो क्लेम कर सकता है कि आपको बहुत सस्ते में कोई बहुत अच्छी डील मिल रही है, 1+60 आपको 5,000 रुपए का मिल रहा है, या इस तरीके से कोई भी आपके इंटरेस्ट से लिंक होकर के कोई ना कोई एड या फिर इस तरीके कोई ना कोई ऑफर आपको मिल सकता है, जिस पे आप क्लिक करोगे। इवेंचुअली आपको जब फाइनल पेज पे जाओगे, पे करोगे, वो पेमेंट आपकी एक्चुअल में उस कंपनी को नहीं जा रही है बल्कि क्लोन वेबसाइट को जा रही है, जो कि फिशिंग के लिए यूज की जा रही थी। तो इस तरीके की किसी भी लिंक या फिर किसी भी क्लोन फेक वेबसाइट से हमको बच के रहना चाहिए। काफी सारी वेबसाइट्स मैंने देखी हैं, फ्लिपकार्ट की और अमेजन की जैसी भी वेबसाइट्स क्लोन होकर बन जाती हैं, और काफी सारे सेम पेजेस बन जाते हैं, और ऑफर डील में 10-10%, 20-20% के प्राइस पे हमको चीजें ऑफर होती हैं। और जब हम पेमेंट कर देते हैं तो पता चलता है कि वो एक्चुअल अमेजन वाली वेबसाइट थी ही नहीं, किसी ने क्लोन वेबसाइट बनाई हुई थी जो हमारे सिर्फ पैसे हड़पने के मूड में था। अब क्रेडिट कार्ड के जो स्कैम्स जो रजिस्टर होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 70,000 से 1 लाख केसेस रजिस्टर होते हैं। लेकिन काफी सारे केसेस ऐसे भी होंगे, आई एम श्योर, जो कि रजिस्टर ही नहीं हो पाते। सपोज कीजिए आपके पास कोई स्कैम हुआ या फिर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई आपके कार्ड पे जो आपने की ही नहीं, और आप काफी लेट हो गए उसको रिपोर्ट करने में। काफी सारी बैंक्स की इस तरीके की पॉलिसी रहती है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन फ्रॉडुलेंट आपको लग रहा है तो वो आपको विद इन 48 आवर्स या विद इन 72 आवर्स या फिर विद इन 7 डेज इस तरीके से रिपोर्ट करना होता है। जब तक आप रियलाइज करते हो, जब आप स्टेटमेंट में चेक करते हो कि ये ट्रांजैक्शन ये किस चीज के पैसे लगे हुए हैं, मैंने तो कोई शॉपिंग करी नहीं या फिर मैंने तो कोई ट्रांजैक्शन करी नहीं, और जब आपको बिल भरना पड़ता है, जब आप कंप्लेंट रेज करते हो, तो बैंक्स रिफ्यूज कर देते हैं कि भाई हमारी पॉलिसी है, फ्रॉडुलेंट केसेस पे हम तभी एक्ट कर सकते हैं जब आप विद इन द गिवन टाइम फ्रेम हमको रिपोर्ट करो। तो इस तरीके से काफी सारे ट्रांजैक्शन ऐसे भी होते हैं जो कि लॉस झेलना पड़ जाता है फाइनल कंज्यूमर को, और वो एट द एंड कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्रेडिट कार्ड का एक तो ये फिशिंग हो गया। दूसरा स्कैम होता है स्किमिंग का। उसमें क्या होता है, एक डिवाइस अटैच की जाती है जो पोस्ट टर्मिनल होता है, जिसमें हम कार्ड स्वाइप करते हैं, और बेसिकली आप जैसे ही कार्ड स्वाइप करते हो तो वो स्किमिंग की जो पार्ट लगा होता है, अलग से जो लगाया जाता है, वो सारी जो मैग्नेटिक स्ट्रिप की जो डिटेल्स हैं वो कैप्चर कर लेता है, और उन डिटेल्स को यूज करके आपके कार्ड की एक क्लोन कॉपी बनाई जा सकती है, जिसके थ्रू बाकी की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। काफी सारे मेजर आउटलेट्स पे मशीन जो पोस्ट टर्मिनल्स होती हैं वो हमारी तरफ फेसिंग होती हैं, इसीलिए कि आप खुद ही करो, आपको किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर भरोसा करने की नीड नहीं है। अपने कार्ड्स की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी होती है, हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। अगर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो आप याद करना आपकी कोई ना कोई गलती होगी, कोई और आपसे इस तरीके से कोई डिटेल ले ही नहीं सकता। आपने किसी गलत फेक वेबसाइट पे अपनी डिटेल्स डाली होंगी, किसी फर्जी एसएमएस का रिप्लाई किया हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया होगा जिससे आपने एक्सेस खोल दिया अपनी सारी इंफॉर्मेशन का उस स्कैमर के लिए। इसके अलावा एनएफसी वाले कार्ड्स आ गए हैं, जो अगर हम यूज कर रहे हैं तो बेसिकली 2,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन, जो कि काफी सारी बैंक्स ने लिमिट लगा रखी है कि 2,000 रुपए की ट्रांजैक्शन तक हमको ओटीपी पिन डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम उस
कार्ड को यूज कर रहे हैं पॉस टर्मिनल पे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यूएस में ये बहुत ज्यादा फेमस है इस तरीके का स्कैम। अब ये पॉस टर्मिनल पे आप जाओगे, जब वाईफाई कार्ड उसके ऊपर रखोगे तभी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। लेकिन यूएस में जब आप स्ट्रीट्स पे चल रहे हो, आप कहीं भी आ जा रहे हो और बेसिकली आपके पॉकेट में पैंट की या जीन्स की पॉकेट में पीछे रखा हुआ है, आगे रखा हुआ है, स्कैमस्टर के हाथ में ही वो पॉस की मशीन है और बेसिकली वो एक रैंडम स्ट्रेंजर बन के आपके साथ चल रहा है, आपके आगे पीछे चल रहा है और बेसिकली अपनी पॉस टर्मिनल को आपके बम पे या फिर आपके साइड से टच करता हुआ जा रहा है, जिससे कि वो कार्ड उस मशीन के कांटेक्ट में आ जाए और कुछ ना कुछ डेबिट हो जाए। जब तक आप फोन पे चेक करोगे कि कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तब तक पैसे कट चुके होंगे, स्कैमस्टर के हाथ में पैसे आ चुके होंगे और आप कुछ नहीं कर सकते हो। इससे बचने के लिए वॉलेट्स का यूज हो रहा है, जो कि स्पेशल RFID टैग ब्लॉकिंग का काम करता है। बेसिकली उस वॉलेट में अगर आप अपना कार्ड डाल दो तो वॉलेट के आगे और पीछे इस तरीके की लेयर्स लगी हुई हैं जो उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस ही नहीं होने देंगी। मतलब जो NFC की सर्विस होगी वो उसको प्रोसेस ही नहीं होने देगी। और ऐसे कार्ड अगर आप यूज करो तो हाईली रिकमेंडेड है कि इस तरीके का वॉलेट आप यूज करो। अब ये तो बात हो गई सारी क्रेडिट कार्ड की, और बेसिकली हम एडवांस हुए हो चाहे नहीं हुए हो, स्कैमस्टर्स तो अपने लेवल पे एडवांस होते जा रहे हैं। मतलब ई सिम्स हमने यूज करनी भी स्टार्ट नहीं करी है ढंग से, लेकिन वो ई सिम्स के थ्रू में सारे के सारे फ्रॉड्स को प्रोसेस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सिस्टम क्या है कि सारे के सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स एयरटेल, जियो, वी, BSNL सारे के सारे ई सिम्स हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनके कुछ ना कुछ थोड़े से SMS वाले ट्रिगर्स हैं जो हम अपने फोन से अगर SMS कर देंगे तो ई सिम हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। एट द सेम टाइम हमारी जो फिजिकल सिम है वो बंद हो जाती है। स्कैमस्टर इसी मेथड को यूज कर रहे हैं हमको ट्रिक करने के लिए कि हम अपनी सिम का एक्सेस उनको दे दें और बेसिकली वो फिर उसके बाद हमारे सारे के सारे जो OTP पासवर्ड्स को यूज करते हुए हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर दें। बेसिकली एक कॉल या फिर मैसेज आता है कि भाई आपकी जो सर्विस है या जो सिम ऑपरेटर की तरफ से आ सकता है कि आपका ये बंद हो रहा है, भाई आपकी KYC अपग्रेड नहीं है, तो इसके लिए आप हमको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें अगर आपको अपना नंबर चालू रखना है तो। अब काफी सारे लोग समझदार होते हैं, लेकिन काफी सारे लोग डर की वजह से कि भाई हमारा फोन बंद ना हो जाए, हमारा काम ना रुक जाए, उस नंबर पे कॉल कर लेते हैं और वहां पे जो स्कैमस्टर होता है वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के बात करता है कि सर देखो ऐसा है, आपका KYC तो फेल हो रहा है, लेकिन जो मैं आपको SMS बता रहा हूं अगर वो आप हमारी कंपनी के नंबर पे कर दोगे तो आपकी ये KYC चालू ही रहेगी और यही नंबर आप कंटिन्यू कर सकते हो। और फिर वो एक SMS फॉरवर्ड कर देता है उस कंज्यूमर को जिसमें एक्चुअल में उस स्कैमस्टर की ईमेल आईडी लिखी होती है। अब उस ईमेल आईडी को अगर कॉमन बंदा कंपनी के नंबर में मैसेज करता है तो बेसिकली होता क्या है कि कंपनी के डेटा रिकॉर्ड्स में वो ईमेल आईडी नई रजिस्टर हो जाती है जिसपे ई सिम इशू होनी है उस कंज्यूमर वाले नंबर की। अब हुआ क्या कि स्कैमस्टर की ईमेल आईडी रजिस्टर हो गई कंपनी के पास और अब स्कैमस्टर के पास ईमेल पे QR कोड आ गया ई सिम का और जो फिजिकल सिम होल्डर है वो फिजिकल सिम ब्लॉक हो गई। अब उस ई सिम को यूज करके वो सारे OTP पासवर्ड प्रोसेस कर सकता है, आपके फाइनेंशियल पेटीएम में लॉगिन कर सकता है या फिर फोन पे लॉगिन कर सकता है। इस तरीके से जो फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि बेसिकली अब सारे के सारे OTPs उस नंबर पे जाएंगे। तो हमें किसी भी तरीके का किसी भी SMS का रिप्लाई नहीं करना है, किसी को इस SMS में नंबर मेंशन हो उस पर कॉल नहीं करना है, ईमेल कोई आए उसको इस तरीके से अटेंशन नहीं देनी है। इनफैक्ट आप ब्लॉक या फिर रिपोर्ट भी कर सकते हो। कोई भी कॉर्पोरेट, भले वो बैंक हो, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई हमारा सिम ऑपरेटर ही क्यों ना हो, कोई किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे ओवर द कॉल नहीं मांगते हैं या ओवर द मेल नहीं मांगते हैं, जिसमें कि हमारा कार्ड नंबर हो सकता हो या फिर OTP हो सकते हो या किसी भी तरीके की कोई भी बैंक डिटेल्स नहीं मांगते हैं। अगर इस तरीके का आपको कोई मैसेज आ रहा है तो बिल्कुल भी इस तरीके कोई अटेंशन नहीं देनी है, डायरेक्टली इग्नोर एंड रिपोर्ट। तो दोस्तों ये तो हो गया सिम कार्ड वाला फ्रॉड। इसके अलावा जो एक और मेथड चल रहा है बड़ा अच्छा, वो अच्छा कैसे हो सकता है, इसके अलावा जो नया मेथड चल रहा है वो स्क्रीन रिकॉर्ड का चल रहा है। और बेसिकली मेरे को भी इस तरीके कुछ ना कुछ सिमिलर मैसेजेस आ रहे थे ईमेल। अगर आप यूट्यूबर हो, अगर कोई यूट्यूबर भाई ये वीडियो देख रहा है तो आप जरूर इस चीज को ध्यान रखना और इससे बच के रहना, क्योंकि अगर आपको इतनी ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है किस तरीके से सारी चीजें काम करती हैं, हो सकता है आप कुछ गलत एक्शन ले लो जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाए। तो होता क्या है कि बेसिकली हमको ट्रिक किया जाता है किसी ना किसी तरीके से बहका के, या कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर बता देंगे, कुछ भी ऐसा कुछ ना, जिससे कि आप उनको अलाउ कर दो, एक छोटी सी फाइल आप उनकी डाउनलोड कर लो अपने फोन पे। रिसेंटली अगर आपको याद हो तो पेटीएम वाला ऐसा ही सेम स्कैम चल रहा था। बेसिकली एक मैसेज आता था पेटीएम की तरफ से कि आपकी KYC अपग्रेड नहीं है, आप उस पर कॉल करो। तो बेसिकली वो बोलते थे कि भाई एक हमारी ऐप है प्ले स्टोर पे, वो इंस्टॉल करो, वहीं पे आप KYC अपलोड कर पाओगे। लेकिन वो ऐप बेसिकली कौन सी होती थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की होती थी। और जैसे ही आप उस ऐप को ऑन करो तो वहां पे स्कैमस्टर बैठे बैठे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर सकता था कि आप क्या क्या यूज कर रहे हो अपने फोन पे, और बेसिकली सारा कुछ देख पाता था कि कौन कौन से OTP या फिर पासवर्ड्स आप एंटर कर रहे हो पेटीएम में एंटर करने के लिए या फिर किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए। तो मेरे संग क्या हुआ कि मेरे को भी मेल आया कि भाई हम
फिल्मोरा वाले वंडर शेयर से बोल रहे हैं और भाई हमको आपके साथ कोलैबोरेशन करना है। और मैंने कहा ठीक है जी, मैं समझ गया, क्योंकि उनकी पहले ईमेल आईडी में एक स्पेलिंग मिस्टेक थी, वंडर शेयर को वंडर ई शेयर लिखा हुआ था। मैं पहले स्टेज पे समझ गया, लेकिन मैं था फालतू उस टाइम। मैंने सोचा क्यों ना इसको और आगे देखा जाए कि कौन सा टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे ये स्कैम एक्चुअल में अपना रंग दिखाएगा। तो मैंने बोला ठीक है जी, मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपके साथ काम करने में। वैसे ही पूरे महीने मैंने कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली है, अगर कोई स्पॉन्सर देख रहा हो तो प्लीज दे देना यार कोई स्पॉन्सरशिप। तो मेरे पास मेल आता है कि भाई वंडर शेयर से हम बोल रहे हैं और हमको अपना फिल्म एडिटर जो कि फिल्मोरा है वो हमको प्रमोट कराना है और बेसिकली हम आपको पैसे देंगे उसके। तो मैंने कहा वो तो मैं वैसे भी लूंगा। तो बोले कि ठीक है जी, आप हमसे कांटेक्ट करो। और बेसिकली उन्होंने अपना टेलीग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे शेयर कर दिया, जो कि दूसरा इंडिकेटर था कि कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट जो होता है वो ज़्यादातर प्रेफर करता है पहले ओवर द ईमेल या फिर हमसे फ़ोन नंबर लेके हमको कांटेक्ट करते हैं सीधा कि भाई हम यहाँ से बोल रहे हैं, आपके क्या चार्जेस हैं या किस तरीके से हम काम करते हैं। तो जब दूसरा इंडिकेटर टिक हो गया तो मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि अब झोल झाल होने वाला है कुछ ना कुछ और मज़ा आएगा देखने में क्या होता है। मैंने जब उस टेलीग्राम आई पे दोबारा से रिवर्ट किया कि सर आपका ये मेल आया था, और मतलब वहाँ पर ना ऐसे बड़ी सुंदर सी लड़की बिठा के रखी हुई थी डीपी में और मुझे निर्मा की याद आ गई। अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निर्मा। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप अपने चैनल का लिंक भेजो, हम देखेंगे कि आपकी रीच कितनी जा रही है, क्या जा रहा है, मैंने सब कुछ भेजा और फिर वहां से रिवर्ट क्या आता है कि भाई बेसिकली वीडियो तो हमारी बनी हुई है और उसके ऊपर आपको अपना वॉइस ओवर करना है और वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना है। तो मैंने बोला कि ठीक है जी, आप लिंक दिखाओ, पहले मैं वीडियो देखूं कौन सी है और आप क्या करवाना चाह रहे हो एक्चुअल में, पहले मैं वो देखूं कि मेरे लिए सूट हो भी रहा है कि नहीं। तो वो बोलते हैं कि भाई हमारा जो सिस्टम है वो एक आपको छोटी सी फाइल हम भेज रहे हैं और वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, वीडियो फाइल ये तो आप लिंक दे दो। उन्होंने एक EXE फाइल भेजी। मैंने कहा भाई वीडियो फाइल MP4 होती है या AVI होती है, ये EXE फाइल कौन सी आपने वीडियो की नई निकाली है? तो बोले नहीं ये जी हमारी ऐप है, आप इसमें लॉगिन करोगे और उस तुरंत आपको वीडियो डाउनलोड हो जाएगी और फिर आप आगे उस वीडियो को चेक करके हमको रिवर्ट कर सकते हो और बदले में हम आपको $1000 देंगे। मैंने कहा जी वाह, 40,000 का चैनल और तुम 70,000 रुपए दोगे? नहीं बंटी। तो बेसिकली अब इन्होंने यूट्यूबर्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। शायद कई उन लोगों ने और भी वीडियोस बना रखी होंगी, मैंने चेक नहीं किया है अभी इसके ऊपर कि किस किस ने इस तरीके की इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करी है। अगर आप कोई देख रहे हो तो मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगा कि इस तरीके स्कैम हो रहे हैं और आप बिल्कुल भी उन फाइल्स को डाउनलोड मत करना। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप्स हैं और वो ऐप बेसिकली बैकग्राउंड में चलती रहती है। उसके बाद में जो भी पूरे दिन अपने फ़ोन पर करता, जितने भी पासवर्ड एंटर करता या फिर कोई भी OTPs एंटर करता, तो वो सारा कुछ वो लोग वहाँ से बैठे बैठे देख सकते थे और मेरी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करके मुझे फाइनेंशियली स्कैम कर सकते थे। तो सीरियसली इसको एक अलर्ट की तरह ही लेना और किसी भी तरीके के पैसे के लालच में आके इस तरीके का कोई भी ऐप या फिर लिंक मत खोलना। इसके अलावा दोस्तों आपने शायद सुना हो OLX का एक स्कैम चलता है, बेसिकली काफी फेमस हो चुका है अब तक तो वो, और कुछ 2-3 सालों से ये स्कैम चल रहा है। बेसिकली होता क्या है कि आप OLX जब खोलते हो और अपने गैजेट्स को सर्च करते हो तो काफी सारी लिस्टिंग्स ऐसी मिलती हैं जो कि बहुत ज्यादा सस्ती होती हैं। अब सपोज कीजिए OnePlus मैंने सर्च करा तो OnePlus 8T दिखा रहा था 17,000 रुपए में। मैंने कहा यार 42,000 का फोन 17,000 में, सामने वाले को पता ही नहीं है उसकी औकात क्या है उस फोन की। तो मतलब हमें ऐसा लग सकता है कि हम भाई टेक्नोलॉजी के इतना कुछ जानते हैं, सामने वाला तो गू खाता है और बेसिकली 42,000 का फोन 17,000 में बेच रहा है अपनी कुछ मजबूरियों की वजह से। क्यों ना हम इस डील को ग्रैब कर लें और जैसे ही हम मैसेज करते हैं उस बंदे को कि भाई 17,000 रुपए में आप बेच रहे हो, फोन की कंडीशन क्या है, कितना पुराना है, क्या है, तो वो आपको बताएगा बिल्कुल नया है, 15 दिन चला हुआ है और इनफैक्ट आपको ये कन्विंस करेगा कि वो इंडियन आर्मी से है। अब इंडियन आर्मी का नाम लेते ही थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि भाई मैं बिल्कुल सेफ हूं, मैं बिल्कुल जेन्युइन बंदे से डील कर रहा हूं, क्योंकि इंडियन आर्मी मतलब सल्यूट। और 17,000 की जगह आप उसको अगर 15,000 भी बोलोगे तो वो उस पर भी अग्री हो जाएगा, लेकिन बस आपको यही बोलेगा कि भाई मैं इंडियन आर्मी में हूं और आपसे पूछेगा कि आप कहां पे रहते हो, तो आपके शहर के नियरेस्ट 10-20 किलोमीटर के दायरे में किसी ना किसी एरिया का नाम ले लेगा, जिसकी वजह से आप श्योर हो जाओगे कि भाई आसपास ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाके पिक भी कर लूंगा। अब यहाँ पे गेम टर्निंग पॉइंट आता है। सबसे पहले वो आपको अपनी आईडीज चिपकाता है, जिसमें कि पहले उसका आधार कार्ड होगा और उसके बाद उसकी जो पोस्टिंग होगी इंडियन आर्मी में उसका कार्ड होगा और आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। उसके बाद वो आपसे कहते हैं कि भाई मैं अर्जेंट फंसा हुआ हूँ, आज की डेट में ये डील हम कर नहीं पाएंगे, मैं आपका बुक कर लेता हूँ, आप कल आके मुझसे यहाँ पे कलेक्ट कर लेना, आपका फ़ोन अलग ही रख देता हूँ मैं बिल्कुल, लेकिन अभी के लिए मुझे 2-3 हज़ार रुपये आप एडवांस दे दो क्योंकि मुझे ज़रूरत है, या फिर मैं आपकी इस डील को लॉक कर लूँ। अब आपके पास ऑलरेडी ट्रस्ट आ चुका है कि आप इंडियन आर्मी के बंदे से डील कर रहे हो और कोई झूठ नहीं बोलेगा और आपको इवन तक कॉल भी करते हैं।
कॉल करके भी आप बात कर सकते हो इन बंदों से। और बेसिकली मॉड्यूलेटर्स यूज करते हैं जिससे अगर आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भी ऑन है तो एक्चुअल आवाज आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, और नंबर जितने भी होते हैं वो सारे फेक होते हैं। बेसिकली आप उन नंबर पे कॉल बैक लगाओगे तो कॉल मिलेगा ही नहीं। अगर डील हो जाती है, आप उनको 2-3 हज़ार रुपये भेज देते हो तो वहां से वो अकाउंट बंद हो जाता है और नंबर भी बंद हो जाता है, तो वो अनट्रेसेबल हो जाते हैं। और अगर आप डील नहीं करते हो, आप उनको बोलते हो कि नहीं जी मैं तो आके ही इन पर्सन ही पिक करूंगा, तो वो सारे मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं जो उन्होंने शायद व्हाट्सएप पे आपके साथ शेयर करे होंगे, जो अपनी आईडीज भेजी होंगी, फोन की फोटोज भेजी होंगी, वो सारे डिलीट फंक्शन से सारा कुछ डिलीट हो जाता है और बेसिकली नंबर भी बंद हो जाता है, आपको जो उनका उखाड़ नहीं पाओगे। तो ये OLX का बहुत कॉमन स्कैम हो चुका है आज की डेट में, और इस तरीके की कोई भी डील अगर आपको सस्ती मिल रही हो तो फंसना नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक मैसेंजर का स्कैम बड़ा नया चला है जो कि फेसबुक पे चला है और काफी सारे लोगों को अफेक्ट कर रहा है। मुझे भी मेरे एक रिलेटिव का ही मैसेज आया, और बेसिकली स्कैम में होता क्या है कि एक फेक आईडी बनाई जाती है आपके रिलेटिव या फिर आपके फ्रेंड की, या फिर हो सकता है आपकी भी बन जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, और उससे सारे के सारे दोबारा से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जाते हैं, सेम डीपी लगाई जाती है, अकाउंट को बिल्कुल मिमिक किया जाता है, एक तरीके से क्लोन किया जाता है। अब सारे ही रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स को मैसेज आता है कि भाई और भाई क्या हाल है, और बिल्कुल जनरल चैट की तरह। और फाइनली वो बंदा सामने से पूछता है कि यार कुछ फोन पे या फिर पेटीएम रखा है क्या? आप बोलो आपका रिलेटिव है तो आप बोलोगे हाँ, या कोई करीबी फ्रेंड है तो आप बोलोगे हाँ यार बता क्या हो गया। तो बोलता है यार थोड़ी मुझे जरूरत थी, थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ मैं, मुझे 10,000 5,000 15,000 जितना भी उसका मन करेगा वो आपको बोलेगा भाई पेटीएम कर दो या फिर फोन पे कर दो, मुझे अर्जेंट थोड़ी सी नीड आ गई है, मैं आपको कल लौटा देता हूँ। अब ये एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि अगर आपके पास एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है किसी ऐसे रिलेटिव की या बंदे की जो ऑलरेडी आपके अकाउंट में एडेड हो, तो ये सस्पिशियस एक्टिविटी होती है। इससे आपको बच के सीधा अपने रिलेटिव उस बंदे को कांटेक्ट करना चाहिए कि भाई तेरी नई आईडी तूने बनाई है क्या, तेरे अकाउंट से मैसेजेस आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको ही मैसेज आए, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आईडी क्लोन होकर के कोई आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को मैसेज कर रहा हो कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, और आपके नाम से पैसे ले रहा हो, वो आपकी गुडविल पे आपको पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा जा रहा है स्कैमस्टर को। तो ये थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ भी हो सकती है। तो आप अपने फैमिली ग्रुप्स या फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, जिससे उनको पता चले कि इस तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं और इससे हमको अलर्ट रहना है। इसके अलावा दोस्तों फोन पे से रिलेटेड एक स्कैम निकल के आता है जो कि OLX पे ही ज्यादातर प्रोसेस किया जाता है। बेसिकली कोई भी डील जब हम क्विकर या फिर OLX जैसी ऐप पे हम डील फाइनल कर रहे होते हैं कि भाई, तो सपोज कीजिए डील डन हुई 5,000 रुपए में किसी भी XYZ ऑब्जेक्ट की जो आप बेचना चाह रहे हो, आपके पास जो खरीदने वाला है वो बिल्कुल अग्री है, उसने आपकी चीज भी नहीं देखी है और वो बोल रहा है कि ठीक है जी मैं 5,000 रुपए आपको भेज दे रहा हूं। अब करेगा क्या, आपको पहले आपको 1 रुपया या 2 रुपए 10 रुपए कुछ ना एक छोटा सा अमाउंट भेज के देखेगा आपके नंबर पे, और आपको OTP ओवर, जबकि आप कॉल पर ही हो, कुछ ना कुछ बातें कर करके वो उलझा के रखेगा आपको उतने में फोन पे मैसेज आ जाता है कि भाई 10 रुपीज या 2 रुपए जितने भी उसने ट्रांजेक्शन भेजी है कि भाई मैंने भेज दिया हूं, आप चेक करो, फोन पर ही बोलेगा। आपने जैसे ही फोन चेक किया तो आपको मैसेज मिल जाएगा कि भाई इतने रुपीज रिसीव्ड, ठीक है आप टेंशन फ्री। आपने उनको बोल दिया हाँ भाई आ गया है, सही नंबर आपने एंटर किया, आप दोबारा से उस नंबर पे इतने रुपए जितने में भी डील डन हुई है आप उतने रुपए भेज दो। अब यहाँ ये टर्निंग पॉइंट होता है इस गेम का। यहाँ पे वो क्या करता है, अब वो क्या करता है, सेंड पेमेंट की जगह एक्सेप्ट पेमेंट का बटन दबा के आपको रिक्वेस्ट भेजता है बाकी के बैलेंस अमाउंट की। सपोज कीजिए 5,000 रुपए उसने एंटर करके भेजा, आप कॉल पे ये हो, आप 2 बार मैसेजेस चेक कर चुके हो, पैसे आ ही गए हैं। अब फिर मैसेज आ जाता है कि आप फोन पे का QR कोड वो भेज देता है या फिर एक्सेप्ट पेमेंट वाला कोड भेज देता है, और बेसिकली जब आप उसको स्कैन करते हो, ओके करते हो, 5,000 ऑलरेडी लिखा हुआ होता है वहां पे, आप जैसे ही ओके करते हो तो आपके अकाउंट में आने की जगह आपके अकाउंट से चले जाते हैं। अब ये चीज थोड़े से अपने सेफ्टी पिन्स को लगा करके आप यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो, लेकिन ये स्कैम्स भी चल रहे हैं और इस तरीके के स्कैम से हमको फर्क पड़ता है, हमको आपको अवेयर करने के लिए फर्क पड़ता है। आप प्लीज इन चीजों से बच के रहिए। कभी भी हमको किसी से पेमेंट लेनी है तो QR कोड की नीड हमको नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट भेजने वाले को QR कोड की नीड पड़ती है। जो स्कैन करेगा वही तो पेमेंट भेजेगा, कभी भी स्कैन करके पेमेंट मिलती नहीं है। ये चीज का फायदा उठा करके, ये चीज की जो अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में, इस चीज का फायदा उठा के स्कैमस्टर्स पैसे आपसे छीन लेते हैं। अब 5,000 रुपए लेने की जगह चीज तो आपके पास रही, लेकिन 5,000 रुपए आपने दे दिए। तो यार यही कुछ था आज की इस वीडियो में। बेसिकली ये सारे जो कॉमन इंडियन स्कैम्स या फिर फ्रॉड जो चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑलरेडी लगी हुई है इंडिया में और बेसिकली ग्रोथ बहुत स्लो है, मार्केट बहुत स्लो है। ऐसे में जब फाइनेंशियल लॉस और ज्यादा हो जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। कोई कितना दिक्कत में है ये स्कैमस्टर को मतलब नहीं है, क्या पता कोई नॉर्मल बंदा कैसी मजबूरी में, किसी हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों के लिए उसने पैसे सेव करके रखे हुए थे, किसी को लोन चुकाना था, क्या
मजबूरी हो सकती है किसी की, किसी को नहीं पता, लेकिन स्कैमस्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको चाहिए बस आपका पोपट बनाना और हमको इससे बच के रहना है। यार यही कुछ था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप्स में जिनमें आपको लगता है कि वो भी इस तरीके किसी न किसी ऑनलाइन स्कैम के शिकार बन सकते हैं। उनको अवेयर करने के लिए ये वीडियो उनको दिखा देना। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्कैस्टिक्स हिंदी। लेट्स गेट, ये तो हो गया था। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्कैस्टिक्स हिंदी। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं। टिल देन स्टे सेफ।